जय हिंद। आज के इस वीडियो में रसायन शास्त्र के चैप्टर कार्बनिक रसायन और उनके यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कार्बनिक रसायन जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो देखिए, जिस यौगिक में कार्बन की उपस्थिति हो, जिस यौगिक में कार्बन की उपस्थिति हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये CH4 यानी मीथेन हो गया, C2H6 यानी कि एथेन हो गया, ये NH2CO NH2 ये क्या हो गया? यूरिया हो गया। ये सब में देखिए कार्बन की मौजूदगी है, इसीलिए इस सबको, इन सभी यौगिकों को हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। चलिए हम समझते हैं कार्बन के बारे में कुछ बातें। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मान लीजिए हमारा कार्बन है, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है, और इसका द्रव्यमान संख्या जो होता है 12 होता है। ठीक है, ये कार्बन को हम लोग सार्वभौमिक तत्व भी कहते हैं। ये कार्बन अधातु है। ठीक है, इसके यौगिक जो होते हैं सहसाझा इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बनते हैं, इसीलिए इनको यौगिकों को सहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। इसके जो यौगिक होते हैं ये समयवता को प्रदर्शित करते हैं, और इसके द्वारा जो बने यौगिक होते हैं उसको समयवयी कहते हैं। देखिए, समयवता का परिभाषा है कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, वे एक दूसरे के समयवयी कहलाते हैं, और ये जो घटना होता है इसको हम समयवता कहते हैं। अंग्रेजी में इसको आइसोमर्स कहते हैं। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ब्यूटेन के 2 समयवयी होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक उसी तरह से पेंटेन के 3 समयवयी होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। और फिलहाल ये जानिए कि हेक्सेन के 5 समयवयी होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी देख लीजिए, एक जैसे मान लीजिए कि ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का हम लोग संरचना सूत्र जब हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, तो ये हम इस तरह से आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि सीधी है, तो ये समझिए नॉर्मल है। अगर सीधी रेखा में है तो ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन है। ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 4 होती है, इसलिए ये 4 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर सब में H हो जाएगा, इस सब में क्या हो जाएगा जी? तो H हो जाएगा, सब में H हो जाएगा। ये सब H हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर सीधी है तो क्या कहेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन इसी को अगर हम लोग इस तरह से कर दें, सॉरी रुक जाइए, इतना ही रहने देने। देखिए, और एक को हम लोग यहाँ कर दें। ठीक है, तो ये देखिए एक शाखा निकल गया। ठीक है, अब इससे हम छोटा इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ब्यूटेन के 2 ही समयवयी होते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो आप देख लीजिए, देख रहे हैं सीधी है और फिर एक ऐसे निकला हुआ है, तो इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटेन। अब सब में हाइड्रोजन लगा सकते हो आप। ठीक है, सब में आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, सब में एक एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे, जैसा कि परिभाषा आपको दिखा है कि अणुसूत्र, आणविक जो सूत्र होता है सबका समान होता है। देखिए, यहाँ पर भी कार्बन 4 गो हुआ, यहाँ पर भी कार्बन 4 गो है। हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 गो, 1 2 3। देखिए यहाँ पर छूट गया है, देखिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी 10, यानी यहाँ पर भी 10 गो हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 10 गो हाइड्रोजन है। इसका मतलब कि
आणविक सूत्र में कोई अंतर नहीं है। लेकिन देखिए संरचना सूत्र अलग हो गया कि नहीं, ये सीधा है और ये यहाँ से सीधा है और यहाँ से एक निकल गया है, यानी कि संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे, समायवी कहेंगे, और ये जो घटना घटा इसको हम लोग समायवता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। चलिए इससे पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं, जैसे कि कार्बन के बारे में ही हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले जीवन शक्ति का सिद्धांत, यहाँ पर इसी टॉपिक में आ जाता है जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत जीवन शक्ति का, देखिए जीवन शक्ति का जो सिद्धांत था ये बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक ने दिए थे, जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी इसको क्या कहते हैं जी अंग्रेजी में, वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। इसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। ये 1815 ईस्वी में ये स्वीडन के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक हैं जी, तो स्वीडन के वैज्ञानिक हैं बर्जीलियस। क्या नाम है जी, तो बर्जीलियस। ये स्वीडन के वैज्ञानिक बर्जीलियस थे। इन्होंने ये जीवन शक्ति के सिद्धांत में ये कहा था कि जो भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण होगा वो हमारे शरीर से बाहर कर ही नहीं सकते हैं, यानी कृत्रिम रूप से हम इसको नहीं कर सकते हैं। जो प्राकृतिक रूप से है वही रहेगा, लेकिन हम उसको कृत्रिम रूप से कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात तब झूठा हो गया जब इन्हीं का एक शिष्य ओहलर नामक वैज्ञानिक जो जर्मनी के थे, इन्होंने सबसे पहली बार अमोनिया साइनाइड को गर्म करके एक यौगिक बनाया और जिसका नाम दिया यूरिया। क्या नाम दिया जी, यूरिया। हालांकि ये जो यूरिया है हमारे पहले से हमारे मूत्र में मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि यूरिया का सबसे पहले खोज किसने किया था, तो हमारे मूत्र में यूरिया का खोज हिलेरी राउले ने किया था 1773 ईस्वी में, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कौन, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले यूरिया का खोज, सबसे पहले जो यूरिया का खोज किया था किसने किया था जी, तो राउले, हिलेरी राउले। ये फ्रेंच थे, यानी कि फ्रांस के थे, इसलिए इनको फ्रेंच वैज्ञानिक कहा गया, फ्रेंच साइंटिस्ट कहा गया। ये 1773 ईस्वी में हमारे मूत्र में यूरिया का खोज ये किए थे। ठीक है, लेकिन कृत्रिम रूप से जब बात आ जाए कि कृत्रिम रूप से किसने बनाया था, तो अमोनियम साइनाइड को गर्म करके बर्जीलियस के शिष्य जो जर्मन वैज्ञानिक थे ओहलर, क्या नाम था जी, तो ओहलर कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। कहाँ के थे जी, तो जर्मनी के थे। इन्होंने अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया, यूरिया का। तो कृत्रिम रूप से जब भी बात आए तो क्या कहिएगा, ओहलर। आज जब प्राकृतिक रूप से यानी कि पहले वाले सबसे पहले कह दिया जाए तो हिलेरी राउले। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अमोनियम साइनाइड का सूत्र जो होता है NH4 और CNO होता है, ये अमोनिया साइनाइड का सूत्र है। इसको जब ये गर्म किए ओहलर ने प्रयोगशाला में, तो ये ही टूट करके क्या बन गया जी, NH2 बन गया, CO और फिर NH
2 में बदल गया। तो इसी को कहते हैं यूरिया। ये क्या हो गया जी? तो यूरिया हो गया, ये यूरिया हो गया। ठीक है, आई होप कि ये बातें समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यूरिया का उपयोग अगर पूछ दे आपसे, तो देखिए यूरिया का उपयोग सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे खेतों में हम लोग छींटते हैं ना, कहते हैं कि यूरिया जाके छींट दे ताकि उपज क्या हो जाए, बहुत जल्दी पेड़ हरा हरा हो जाएगा। क्योंकि यूरिया में आपको बता दे कि 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। जब भी आप यूरिया का बोरा खरीदिएगा खेतों में खाद तो छींटने के लिए, तो उसमें देखिएगा नाइट्रोजन 46% पाया जाता है, जिसके कारण से ये पौधों को तेजी से बढ़ा देता है और हरा हरा रखता है। ठीक है, देखिए यूरिया का और भी हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? तो वाहनों के प्रदूषण नियंत्रक में करते हैं, प्रदूषण नियंत्रण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या करता है जी? तो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में रेजिन, प्लास्टिक एवं हाइड्रोजिन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग दवा बनाने में भी किया जाता है। एक दवा का नाम है यूरिया एस्टिबामिन, जो काला जार की दवा है। यूरिया एस्टिबामिन जो काला जार की दवा है, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक नींद की दवा है जिसका नाम है वेरोनल। क्या नाम है जी? वेरोनल। ये नींद की दवा है, इसमें भी हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है जी? कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं तो कार्बन है, हाइड्रोजन से भी बहुत सारा यौगिक बनाते हैं मिल करके, तो हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बारे में पढ़ते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये कहा जाता है, ये जो है ये क्या है जी? तो ये खुली श्रृंखला होंगे। कार्बन के कौन से श्रृंखला होंगे जी? तो खुली श्रृंखला। कार्बन के दो श्रृंखला में यौगिक बनता है, एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। तो ये खुली श्रृंखला होंगे। ठीक है, ये खुली श्रृंखला में होंगे ये सभी। ठीक है, बंद श्रृंखला में जैसे मान लो कि बेंजीन होता है, बेंजीन जो होता है बंद श्रृंखला में इस तरह से आपको दिखाया जाता है, ये बेंजीन हो जाता है। ठीक है, एक एक छोड़ करके यहाँ पर इस तरह से डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जो C6H6 जो होता है ये बेंजीन का होगा। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बंद श्रृंखला में होता है। ठीक है, यानी कि क्लोज चैन में पाए जाते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ओपन चैन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है जी? तो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसा कि हम बता चुके हैं। एल्केन के बारे में संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे और एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एल्केन जो होता है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी 3-3 बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये पहचानने का एक तरीका भी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो अगर आपसे कह दे एल्केन, ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एल्केन समूह में जितने कार्बन होंगे उसके दोगुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होनी चाहिए, तभी उसको हम एल्केन समूह में कहेंगे। जैसे अगर हमको ब्यूटेन लिखना हो तो C4H10। ठीक है, तो 4 दूना 8 और 2 10 है। ठीक है, तो इसको ब्यूटेन कहेंगे। देखिए इसी तरह से एल्कीन अगर कहा जाए, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है CnH2n होता है, यानी कि 2 गुना केवल होगा, जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना कर देंगे तो वो एल्कीन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एथिलीन लिख रहे हैं, तो ये हो गया एथिलीन। ये क्या होगा जी? एथिलीन। देखिए एथिलीन का प्रयोग हम लोग, एथिलीन एक तरह से क्या है जी? पादप हार्मोन है।
जो फलों को पकाने में मदद करता है प्राकृतिक रूप से पेड़ों पर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जीव विज्ञान के चैप्टर में हम लोग इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे जब हम लोग हार्मोन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल ये समझते हैं। अगला एल्काइन। देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है, यानी कार्बन की संख्या जितनी होगी उसके दोगुना से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या होगी। यानी कार्बन की संख्या अगर 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी। यानी 2 गुना कर दीजिए, उससे 2 को कम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि C2H2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा। इसको एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एसिटिलीन। ये एसिटिलीन जो होता है, देखिए गैस वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है, और देखिए इसका उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में भी किया जाता है। ठीक है, ये एसिटिलीन गैस है। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कार्बनिक यौगिक का नाम जब करण करते हैं तो लिखते कैसे हैं। तो कैसे समझेंगे कि ये प्रोपेन है, कैसे समझेंगे कि ये पेंटेन है, कैसे समझेंगे ब्यूटेन है। इसके लिए हमको कार्बन की गिनती याद होनी चाहिए। ठीक है, जनरली आपको 10 तक याद होना चाहिए। देखिए आपको बता दें कि पहला अगर 1 कार्बन है तो मीथ होगा, 2 कार्बन ईथ होगा, प्रोप होगा, ब्यूट होगा, हेक्स होगा, हेप्ट होगा, ऑक्ट होगा, नॉन होगा, डेक होगा। याद रखिएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। याद करेंगे, अब अपने उंगली पर याद कर लीजिए। मीथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, इतना अगर याद हो जा रहा है, और इसके आगे देखिए किस तरह से हम लोग लिखते हैं इतनी आसानी से। जैसे मान लीजिए कि हमको एल्केन समूह का लिखना है, और ध्यान से स्क्रीन पर देखिए ये जो एल्केन समूह है इसमें क्या लगा हुआ है, तो एल्क में एन लगा हुआ है। तो हम भी अगर इसमें अगर 1 कार्बन है, जैसे मान लीजिए कि CH4 है, तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। 1 को क्या कहते हैं? मीथ कहते हैं। तो इसमें हम एन लगा देंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा जी? तो मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तो मीथेन हो जाएगा। इसी तरह से अगर कार्बन की संख्या 2 होगा, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ईथ कहेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एन लगा देंगे तो एथेन हो जाएगा। इसी तरह से प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा, हेप्टेन होगा, ऑक्टेन होगा, नोनेन होगा, डेकेन होगा। ठीक है, आई होप कि ये बातें समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे इसी में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जैसा कि अगर मान लीजिए कि हमको लिखना होगा एल्कीन में, ठीक है, तो अगर हम लिख दिए कि C2H4, ठीक है, ये देखिए ये कार्बन की संख्या इसमें कितना हो गया? 2 हो गया। 2 पर क्या कहते हैं? ईथ कहते हैं। इसलिए इन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तो एथीन हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है साधारण नाम एथिलीन। एथिलीन, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। मान लीजिए कि हमको ब्यूटीन लिखना होगा, तो 4 दूना 8। अभी सामान्य सूत्र लिखवाएं कि CnH2n होता है एल्कीन का, यानी केवल 2 गुना कर देना है। तो ये देखिए, तो ये 4 को कार्बन, 4 नंबर वाले को ब्यूट कहते हैं। ब्यूट में इन लगा देंगे, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटीन। इसी तरह से पेंटीन होता है, हेक्सिन होता है, हेप्टीन होता है, ऑक्टीन होता है, नोनिन होता है, डेकिन होता है। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एल्काइन। देखिए एल्काइन में हम लोग क्या करेंगे? एल्काइन में
एल्क में आयन जोड़ देना है केवल। तो अगर मान लीजिए कि कार्बन की संख्या अगर 3 है, ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 3 है तो इसमें क्या होता है कि 2 गुना कर दीजिए, 2 को घटा दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, 2 को घटा दीजिए, तो 3 दूना 6 में से 2 घटा देंगे, यानी कि क्या हो गया, तो 4 हो गया। 3 दूना 6 में से 2 को घटा देंगे तो 4 हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, तो कार्बन इसमें गिनेंगे, देखिए मीथ एथ प्रोप, तो प्रोप आ गया तो इसमें आयन जोड़ देना है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो गया जी, इसका नाम प्रोपाइन। इसी तरह से हो जाता है ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। आप इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख करके। पहले तो आपको गिनती याद कर लेना है कि मीथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक। ठीक है, इसके बाद में आपको सब पर यौगिक बनाना है। ठीक है, आपके पास जो भी किताबें होगा उससे देख करके एल्केन समूह का, एल्कीन समूह का और एल्काइन समूह का ये 10-10-10 यानी कि 30 जरूर बनाना है। ठीक है, इसी बीच एक और ग्रुप होता है जिसको आपको हम बता दे रहे हैं, एल्काइल ग्रुप एक होता है। क्या होता है जी, तो एक एल्काइल ग्रुप होता है, एक अल्काइल ग्रुप होता है। इसमें होता है एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन कम करने पर प्राप्त होता है, एल्काइल होता है, लॉ होता है, सॉरी एल्काइल ग्रुप होता है, अंग्रेजी में ALKYL। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 होता है, यानी कि इसमें 2 गुना करके एक ही ज़्यादा जोड़ते हैं, एक ही जोड़ेंगे तो ये एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है C3 और H यानी 2 गुना से 1 को ज़्यादा, यानी 3 दूना 6, तो 6 1 7 यानी कि 7। ठीक है, तो हम ये आपको याद होना चाहिए, सामान्य सूत्र जरूर याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तो आप आसानी से लिखा हुआ यौगिक का नाम भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 गो कार्बन है तो हम इसमें देखेंगे मीथ एथ प्रोप, प्रोप है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अच्छा हाइड्रोजन क्या है जी, तो 3 दूना 6 1 7 यानी एक ही ज़्यादा है, इसका मतलब एल्काइल ग्रुप का है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा जी, प्रोपाइल। क्या हो जाएगा जी, नाम इसका प्रोपाइल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर C5 और H11 अगर हो जाए तो इसको देखते हैं कि यहाँ पर 5 नंबर पर पेंट आता है। पेंट में देखना है कि 2 गुना से 1 ही ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटाइल। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा कि एल्केन ग्रुप का किस तरह से हम लोग नामकरण करेंगे, एल्काइन का किस तरह से करेंगे, एल्कीन का किस तरह से करेंगे, और ये का अन्य ग्रुप जो है एल्काइल का हम लोग किस तरह से नामकरण करेंगे। सबका सामान्य सूत्र भी समझ में आ गया। ठीक है, ये गिनती आपको याद होनी चाहिए। हम लोग क्या समझे जी अभी, ये देखिए एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होता है। देखिए आपको हम बता दें कि प्रत्येक लगातार कार्बनिक यौगिकों के बीच 2 लगातार कार्बनिक यौगिक, जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए यहाँ पर कि CH4 लिख दिए, इसके बाद हम लोग क्या लिख दिए जी कि C2H6, 2 दूना 4 अधू 6। ठीक है, चूंकि ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, क्योंकि इसमें भी 2 गुना से 2 गो ज़्यादा है, इसमें भी 2 गुना से 2 गो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये किस ग्रुप के हैं, तो हम लोग समझ जाएंगे कि एल्केन ग्रुप के हैं। इसमें हम लोग देखने का मकसद यह है कि इसमें देखते हैं कि इसमें कार्बन कई गो ज़्यादा है जीते, 1 ज़्यादा है, इसमें अंतर कितने का है, तो 1 कार्बन का अंतर है, और हाइड्रोजन में कितने का अंतर है जी, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर है। ठीक है, यानी कि हम लोग कहेंगे कि प्रत्येक एक ही समूह के प्रत्येक यानी कि लगातार 2 कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्रों के बीच में बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी एक ही समूह के 2 लगातार कार्बनिक यौगिक हैं तो उनके बीच में CH
CH2 का अंतर होगा, CH2 का बॉन्ड CH2 का अंतर होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो समजात कहते हैं। दो कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्रों के बीच में जो बॉन्ड CH2 का अंतर होता है उसे हम दोनों यौगिकों को एक दूसरे का समजात कहते हैं। इसको क्या कहेंगे जी, तो समजात यौगिक कह सकते हैं। ठीक है, समजात। ठीक है, और ये जो श्रेणी होता है इसको हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। आई होप कि आपको ये समजातीय श्रेणी समझ में आ गया होगा। इसके आगे के हम लोग वीडियो में ये पढ़ेंगे, इसके आगे के वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो यौगिक होते हैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसका उपयोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग नामकरण में पढ़ेंगे कि नामकरण दो तरह से होता है, एक IUPAC नाम होता है और एक साधारण नाम होता है। दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए इसी चैनल पर यानी स्टडी ट्रेंड्स पर, और अगला पार्ट जरूर देखिएगा।